हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो इन सेशंस में मैं आपको सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस जो है उनके सेशंस दे रही हूँ। एंड यस, अगर आप लोग कंसिस्टेंट हैं अपने क्लासेस देखने में, अपने एफर्ट्स में, तो आप लोगों को अभी तक याद होगा कि क्लास 12th की जो इंडियन पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी है उसके अप्रॉक्सीमेटली 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो हमने क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग साथ के साथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड चीज़ों को रिवाइज करते जा रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 जो है ना क्लास 12 की एनसीईआरटी का, आज उसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस के लेसन्स हैं, किसके साथ, मेरे मतलब हीना के साथ। हाँ जी। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई ये सेशन जो है इसको स्टार्ट करने से पहले, एज दिस इज पार्ट 1, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगी आपसे, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे सेशंस में ये बता चुकी हूँ कि कांग्रेस जो है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी, बताइए मुझे। आपने अपने हिस्ट्री सेशंस में सीखा होगा ये। सो 1885 में है ना, 1885 में A.O. ह्यूम जो हैं उनके द्वारा ये पार्टी जो है उसको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। ठीक है, A.O. ह्यूम जो है वो कौन थे, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। अच्छा, ये चीज़ भी ना याद रखने वाली है कि ये कौन सी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो पार्ट 1 है। अब देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या सीखने को मिलेगा। उससे पहले है ना, सेशन में मतलब सेशन को इनिशिएट करने से पहले बच्चों बार बार इंडिया का मैप जो है वो मैं बोलती हूँ आपको कि इसको देख लो, सीख लो, समझ जाओ। क्यों? क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैपिंग के अलावा भी देखो, मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को ना इंटरलिंक करके पढ़ो। ठीक है, आपको मतलब अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन जो है वो इससे लिंक करके आए तो आपसे बनना चाहिए है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल इज भोपाल एंड नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं भाई, गुजरात, राजस्थान एंड यूपी, छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, एंड महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए भाई। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स मतलब ऐसे, लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, सबसे छोटू सा स्टेट जो है वो कौन सा है। ठीक है, एंड पॉपुलेशन वाइज भी ये आपको पता है, अपने नोट्स में ये चीज़ें अपडेट करनी चाहिए हैं कि पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा जो है स्टेट वो कौन सा है। एंड मेन फोकस हमको कहाँ रखना है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट पे रखना है मेन फोकस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कंफ्यूजन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए भाई। सो आज के सेशन में हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस की हम बात करेंगे। इलेक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, इलेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, है ना। कैसे? अपना जो राइट टू वोट हमको मिला हुआ है उसको क्या करके, उसको एक्सरसाइज करके। और इन तीनों इलेक्शंस के क्या रिजल्ट्स आए हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, उसमें चैलेंजेस टू रेस्टोरेशन है ना, मतलब किसके बारे में बात की जा रही, क्या चैलेंजेस थे, किसको रिस्टोर करने की बात की गई, कांग्रेस को रिस्टोर करने की बात की गई। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो किस वजह से रहा, है ना। तो कांग्रेस के डोमिनेंस की हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में, राइट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब तो बात करेंगे किसकी, इलेक्शंस की बात करेंगे। इंडिपेंडेंस देश को मिली थी 1947 में, और उसके बाद ही जो देश के लीडर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था इंडिया जो है वो क्या रहेगी, एक डेमोक्रेसी रहेगी, एक डेमोक्रेटिक नेशन रहेंगे हम। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या, इलेक्शंस कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी था। पर देखिए, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था, अपने इतने सारे चैलेंजेस से वो डील कर रहा था। ठीक है ना, तो क्या क्या चैलेंजेस थे कि भाई जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं उनको उनको मतलब कंडक्ट कराने में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, इनके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। सो कंडक्टिंग इलेक्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे कि जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था, है ना, जब हमने नेशन बिल्डिंग की बात की थी, तो उसमें ट्विन चैलेंजेस की बात की थी। क्या थे वो दो चैलेंजेस? अगर नहीं याद है तो फटाफट से बता देती हूँ। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले इसको टारगेट किया गया था, नहीं है ना। सो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो भाई इलेक्शंस को कंडक्ट कराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। इसके बाद क्या,
देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो जो भी हमारी पॉपुलेशन थी उसका टोटल का 16 से 17% लोग ही जो थे वो कैसे थे, एजुकेटेड थे, ठीक है। सिर्फ इतने लोग ही क्या थे, पढ़े लिखे थे भाई, राइट। और देश जो है वो पॉवर्टी से जूझ रहा था, उतना डेवलपमेंट नहीं था। क्यों नहीं था मैम? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो फोकस ही नहीं किया था ना हमारे नीड्स पे, हमारे रिक्वायरमेंट्स पे। उन्होंने तो क्या किया था, उन्होंने सिर्फ खुद पर फोकस किया था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, बाहर सप्लाई करके अपना सामान वामान बना के वहाँ बेचते थे, है ना। वो लोग प्रॉफिट अर्न करते थे। तो उन्होंने इंडिया के ऊपर एंड हमारे सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एज सच एक सिंगल पेनी भी आपका क्या इन्वेस्ट नहीं की थी, ठीक है। तो लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा क्या, टेक्नोलॉजी नहीं थी एडवांस देश में, है ना। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है भाई, रेलवेज, रोडवेज, यही सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, भाई इतना बड़ा देश है, कैसे आप इलेक्शंस कंडक्ट करोगे एरिया वाइज भी, है ना। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे जो इंसान जम्मू में रहता है वो कहाँ मतलब, और जो इंसान मध्य प्रदेश में रहता है, उन दोनों को एक ही टाइम पे एक साथ वोट डालना है, एक ही दिन में डालना है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, चैलेंजेस थे, है ना। अब तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, देखो बच्चों ये चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ जो पहली बार होती है ना, फर्स्ट एंड लेटेस्ट, ये दोनों हमें याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो लेटेस्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है वो कब हुए। तो इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, ठीक है भाई। तो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है भाई। तो अब इसकी प्रेप कैसे की गई, जैसे आप लोग CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, ठीक है भाई, पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ना है, ऐसे टारगेट रख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, है ना, एक अपना फुल प्रूफ प्लान, एक ब्लूप्रिंट आप तैयार कर रहे हो। तो सिमिलरली वैसे ही पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे, एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके लिए क्या क्या किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पीपल वो ट्रेन्ड। अब देखो 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई चलो जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो आपकी ड्यूटी लगेगी। जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोग देखते हो जो लोग टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, है ना, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है। तो उसी तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर डिमार्केटेड। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं मैम, देखो अब पूरे देश में एक साथ कैसे इलेक्शंस करा दोगे, एक ही जगह थोड़ा ना सारे लोग वोट देने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो दिल्ली अपने आप में इतनी बड़ी है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो लोगों को क्या, हर एरिया के लोगों को कैटेगराइज किया गया कि इनके लिए ये पोलिंग बूथ है, ये लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ से इनका कंटेस्टेंट जो है वो खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मान लो पूरा कोई स्टेट है, मध्य प्रदेश फॉर एग्जाम्पल। अब इसको क्या किया भाई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिमार्केट तो करोगे ना एरिया वाइज कि ठीक है इतने लोगों, इतने एरिया के लोग यहाँ जाके वोट डालेंगे, इतने एरिया के लोग यहाँ जाके वोट डालेंगे, ऐसे ही। तो उसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी टेरिटोरियल डिमार्केशन किया गया, उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। फिर वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, तो वो अपना राइट टू वोट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या, एक लिस्ट तैयार की जाती है कि भाई कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, तो वो भी प्रिपेयर करनी थी। और इलेक्शन की कैंपेनिंग, है ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो जो कंटेस्टेंट होते हैं वो आते हैं ना वो इलेक्शन से पहले कि हम उनको क्यों वोट दें, वो बताते हैं हमें अपना मैनिफेस्टो कि ठीक है अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, है। तो आपने सुना होगा भाई, इतना तो आजकल सोशल मीडिया और बाकी आपका ब्रॉडकास्ट और बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सुपर एक्टिव हैं, है ना, तो न्यूज़ में आप लोग देखते रहते होगे ये सारी चीज़ें। तो ये तो अभी की बात हो गई, पर 52 में ये सारी चीज़ें थी, ये सब मैनेज किया गया, इनको टैकल किया गया और उसके बाद आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करना है, ठीक है ना। अब इलेक्शन का रिजल्ट आया, है ना भाई, एग्जाम दोगे तो एग्जाम का रिजल्ट तो आएगा ही ना, तो वो क्या आया ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी, क्योंकि देखो टारगेट रखा गया था कि देश को क्या करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, तो डेमोक्रेसी कैसी रही, सुपर सक्सेसफुल, इट वाज सक्सेसफुल, ठीक है भाई। लोगों ने क्या क्या, देखो पहली बार कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग भी कितने मतलब एक्साइटेड होते हैं, बहुत एंथू होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो वैसे ही क्या था, लोगों में बहुत एंथुजियाज्म था, तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, है ना। लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया बढ़िया तरीके से,
ठीक है, जैसे आप लोगों का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जब पहली बार हम कोई किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या एग्जाम्स देते हैं ना, तो हम लोगों में बहुत एंथू होता है, हमको होता है अच्छा ठीक है ब्रिंग इट ऑन, वैसा एटीट्यूड, ठीक है भाई। एंड देखो, क्योंकि पूरे विश्व की जो नज़रें थी ना वो इंडिया के ऊपर थी, ठीक है भाई, क्या कि इंडिया जो है वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है और डेमोक्रेसी बनना जो है वो चूज़ किया है, तो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि हरक्यूलियन टास्क होने वाला है इंडिया के लिए, बट इंडिया ने वो जो इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट था कि नहीं नहीं हम तो इलेक्शंस करेंगे भाई, वो टास्क जो है ना वो क्या किया, वो बहुत अच्छे से कैरी किया, ठीक है भाई। एंड इन इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 364 सीट्स जीत गई कांग्रेस। अब ऐसा क्यों हुआ इस पे भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखो कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कितनी 16 सीट्स मिली। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहले जनरल इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, इतना क्लियर है। चलिए भाई, अब ये तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात हो गई। सेकेंड जनरल इलेक्शन की हम बात करें तो वो कब हुआ, 1957 में हुआ, ठीक है भाई। तो 1957 अब देखो, एक बार जो काम हम कर लेते हैं ना तो दोबारा उस काम को करने में उतना हमारा पैनिक मोड ऑन नहीं होता है, मतलब हमको पता होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि भाई ठीक है अच्छा ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, राइट। तो सेकेंड जो जनरल इलेक्शंस हुए कब हुए, 1957 में। ये याद रखना, पता है वो लोग क्या करेंगे, पेपर में यही पूछ लेंगे ईयर। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट जो है वो कितने कितने साल के लिए चूज की जाती है, फॉर 5 इयर्स, ठीक। तो 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट चूज की जाती है। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ बच्चों, 1952 में हुआ, हमने इसमें +5 कर दिया तो क्या हो गया 1957, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 1957 में दूसरा आपका इलेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, अच्छे से उसको हैंडल किया गया। और यहाँ पे भी सेकेंड जनरल इलेक्शंस में भी कांग्रेस को क्या आई, मेजॉरिटी आई। एक जब पार्टीशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है ना। तो भाई जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स आ गई वो मेजर पार्टी हो गई, और माइनॉरिटी वो जिनको कम सीट्स आई, है ना। मेजर कौन हो जाता है, 18 वर्ष से ऊपर के लोग, कि अब आप मेजर हो भाई, मतलब मेजर एज इन आप बड़े हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, बाकी सारे काम कर सकते हो, है ना। लेकिन माइनर मतलब 18 ईयर्स से आप छोटे हो तो आपको अपने पेरेंट्स का, अपने लीगल गार्जियन का कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछी जा सकती है क्या, कि कम्युनिस्ट पार्टी बनी कहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी कहाँ पे, केरला में। सो केरला इज द ओनली स्टेट जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई, बाकी सब जगह क्या थी, कांग्रेस। अब यहाँ से समझो, यहाँ पे मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जैसे मैं बोलूँ ना केरला, तो आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है साउथ इंडिया की बात हो रही है, कहाँ पर है केरला, केरला की कैपिटल क्या है, नेबरिंग स्टेट्स क्या हैं, ये कब क्लियर होगा, जब दिमाग में इंडिया का मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो ये सेकंड जनरल इलेक्शंस हो गए आपके बच्चों। इसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शंस जो है वो आपके कब हुए, 1962 में हुए, 57 के बाद +5, 1957 +5, है ना। तो 1962 कूल। यहाँ पे भी कांग्रेस आसानी से जीत गई, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, और कोई ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, है ना। तो ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो इस सेशन में आपको जो है ईयर्स, कब कब कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट हुए ये याद रखना है, कौन सी पार्टी जीती, और ऑपोजिशन पार्टीज की अगर हम बात करें वो बनी या नहीं बनी, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब यहाँ पे सबसे मतलब एक क्वेश्चन उठ के आएगा कि कांग्रेस के डोमिनेंस की हम बात करेंगे, चाहे फर्स्ट इलेक्शंस की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, तो कांग्रेस जो है ना वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। पर ऐसा क्यों मैम, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, सीपीआई को सिर्फ 16 सीट्स क्यों आई, उसको 300+ सीट्स क्यों नहीं आई, लोगों ने कांग्रेस को ही क्यों चूज किया, है ना। ये क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली दिमाग में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, कांग्रेस को किन किन चीज़ों का फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस वॉज द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। आप अपने हिस्ट्री सेशंस में ये पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे कि भाई जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमको एक स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप चाहिए है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए है
जो नेशनल लेवल पे क्या करेगी, काम करेगी देश के लोगों के लिए, है ना। तब तक क्या थी ना, रीजनल लेवल पे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ मद्रास में काम कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ बॉम्बे में काम कर रही है, कोई सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक है, कोई सिर्फ साउथ इंडिया स्पेसिफिक है, राइट। तो वैसी तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत थी, लेकिन नेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनी, सबसे पहले वो थी कांग्रेस। तो लोग जो है ना वो इंडिपेंडेंस से पहले से कांग्रेस के साथ क्या थे, एक्वेंटेड थे, उनको पता था ठीक है ये पॉलिटिकल पार्टी और ये हमारे लिए क्या करने वाली है, काम करने वाली है। दूसरी बात, चाहे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, चाहे हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, है ना, मतलब अपने 1857 के रिवोल्ट के बाद, कब बनी थी कांग्रेस, 1885 में, टिल 1947 कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी जिसने क्या किया भाई, बढ़ चढ़ के हर स्ट्रगल में, हर आपका फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट रहे उनमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो लोगों ने वो चीज़ विटनेस की थी कि भाई आज़ादी दिलाने में इनकी भूमिका है ना, तो एक वो भी रिस्पेक्ट थी लोगों के मन में, राइट। ठीक है भाई, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े लीडर्स की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, समहाउ सारे के सारे जो हैं वो क्या, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है भाई, तो मतलब एक ऑटोमेटिकली एक एफिनिटी मतलब डेवलप हो जाती है ना कि अच्छा ये लोग, इन लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया एंड दे बिलोंग टू कांग्रेस, ठीक है, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, राइट। ठीक है भाई, एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल दीज सेक्शंस, ये सबसे बढ़िया चीज़ थी। कांग्रेस ने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था ना ड्यूरिंग 1920s, गांव को और शहर को जोड़ने का काम किया था, तो वो गांव के लोगों में भी कांग्रेस उतनी ही पॉपुलर थी जितनी शहर के लोगों में भी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो आपके लॉयर्स है ना, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, रसूखदार लोग थे, समाज के एलीट क्लास जिसको हम बोलते हैं, कांग्रेस उनके साथ भी एसोसिएटेड थी। और जो बिल्कुल निचले तबके के लोग थे, जो छोटे शॉपकीपर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, उनके साथ भी कांग्रेस जो है वो क्या थी, एसोसिएटेड थी। ठीक है भाई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए हमारा देश जो है वो बहुत डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के लोग हैं हमारे देश में, है ना, तो हर तरीके की आइडियोलॉजी का क्या किया गया, रिस्पेक्ट किया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है भाई, एंड इसी वजह से दिस वाज द रीजन कि एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे देश में स्प्रेड थी। मैंने आपको क्या बताया, बाकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो रीजनल थी, रीजन स्पेसिफिक थी, केरला में, मद्रास में, बॉम्बे में दर दर काम कर रही थी, बट दिस वाज द वन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में काम कर रही थी, इसलिए सारे देश के लोग जो हैं वो कांग्रेस को जानते थे। सो दीज वर द रीजंस जो कि कांग्रेस की डोमिनेंस के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे, कांग्रेस की डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में जो सुपर सक्सेसफुल हुई कांग्रेस, ये उसके रीजंस थे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस क्या, यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको ऐसे 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे पेपर में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का मन करेगा आपसे पूछने का तो वो पूछ लेगा कि भाई ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आप क्या करो, इनमें से बता दो इनमें से कौन कौन से रीजन थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कांग्रेस की विन के लिए, है ना, मतलब कांग्रेस क्यों सुपर सक्सेसफुल हुई, कांग्रेस की डोमिनेंस के लिए, राइट। तो ये सारे रीजन आपको क्या करने हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, 3 बार लगातार हैट्रिक हुई भाई, जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने, बट 1964 में उनकी डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा किसका, सक्सेशन का। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार, मतलब अब जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, है ना। तो 1964 में उनकी मृत्यु हुई, ये हमको ध्यान रखना है। एंड जो 1960s वाला डेकेड है ना, उसको क्या बोला गया, डेंजरस डेकेड बोला गया। अब देखो ये पेपर का क्वेश्चन है, वो आपको पेपर में पूछ लेंगे कि 1960s जो है वो क्या है आपका, डेंजरस डेकेड है। काफ़ी सारे चैलेंजेस और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनसे देश जूझ रहा था, जो हम आगे के सेशंस में अपना डिस्कस करेंगे। तो डेंजरस डेकेड कौन सा, 1960 था। ठीक है भाई, तो after the death of Nehru, Lal Bahadur Shastri was unanimously chosen as the leader of the Congress. ठीक है भाई, और वो देश के अगले प्रधानमंत्री बने, कौन, लाल बहादुर शास्त्री को जो है चूज किया गया था, राइट। तो उनको देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। अब लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, ठीक है, इनके बारे में आगे भी सेशन में मैं बात करूंगी, आज बता देती हूँ आपको। काफ़ी पॉपुलर लीडर थे ये कांग्रेस के, और नेहरू गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर का पद इन्होंने संभाला था, है ना, और काफ़ी लॉयल और रिस्पॉन्सिबल थे जब वो मिनिस्टर थे। क्यों, क्योंकि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो क्या थे, वो उन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पोस्ट से क्या दिया था भाई, रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया था कि भाई देखो ये एक्सीडेंट हो गया है, मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई वॉज होल्डिंग दैट पोर्टफोलियो,
तो मैं क्या करता हूँ, रिज़ाइन करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई रिस्पॉन्सिबल है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी मतलब देश का अगला प्रधानमंत्री किसको चूज़ किया गया, लाल बहादुर शास्त्री को चूज़ किया गया। ठीक है भाई, तो हमने आज के सेशन में क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, इंट्रोडक्टरी सेशन था। हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस की बात की, राइट, एंड इनके रिजल्ट्स की हमने बात की। उसके बाद हमने ये देखा इन रिजल्ट्स में कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया, ठीक है ना, कांग्रेस क्यों जीती, ठीक है भाई, उसके रीजंस हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया भाई, मैंने आपको बताया कि 1960s को क्या बोला गया, डेंजरस डिकेड बोला गया। ये याद रखना, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। डेंजरस डिकेड क्यों बोला गया, कोई भी चीज़ डेंजर जिससे खतरा होता है, इसका मतलब क्या, कुछ तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिनसे देश जो है वो क्या था, जूझ रहा था। ठीक है भाई, तो इंट्रोडक्टरी सेशन था, होपफुली बेस आपका बन गया होगा। आगे के सेशंस में यहीं से आगे बढ़ेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी जो भी डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट हैं आपके CUET के प्रेपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।